एंड वेलकम टू नया स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो आज का लेक्चर है इसमें हम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे जो आपका सब्जेक्ट साइंस हो जाता है। और आप अच्छे से जानते हो कि आप लोगों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें यहीं से प्राप्त हो जाती है, यानी यहीं से हमें मिल जाती है ना। और कुछ चीजों का हमें आइडिया भी लग जाता है। जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, हमें इस तरह से सॉल्व करना है। एक घंटे में हमें 18 क्वेश्चन किस तरह से करने हैं, सारी फॉर्मेलिटीज हमें किस तरह से करनी है, ये सभी चीजें जब हम पेपर को सॉल्व करते हैं तो हमारी समझ में आ जाता है और हम टाइम के अकॉर्डिंग वर्क भी कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी टाइम ना होने की वजह से चीजें तो हमको पता होती है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से हम वर्क नहीं कर पाते और चीजें क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। आप लोग समझदार है, समझ सकते हैं ऊपर नीचे का मतलब क्या होते हैं कि हम जो सोचते हैं वो नहीं, उसके अपोजिट हो जाता है। तो ऐसा होती ही ना है। क्योंकि हम अच्छे से तैयारी कर लें, अच्छे से जितने भी पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं उनको हम सॉल्व कर लें, रिवीजन कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो ये दिक्कतें तो आनी ही नहीं है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो पादप कोशिका में पाई जाती है, या जंतु कोशिका में पाई जाती है, या पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप इस तरह से, अगर आपको कोई चीज थोड़ा सा डाउट होता है तो क्या करते हैं, आप जो गलत है उनको काटते चले जाएं। थोड़ी सी भी अगर नॉलेज है और सही आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, और अगर चीजें पता है तो आप उसी पर टिक कर लें। तो हम यहाँ पे दोनों तरीके से बताते हैं कि कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो क्या जंतु कोशिका में पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि जंतु कोशिका में तो नहीं पाई जाती है, तो इसलिए हमने कट कर दिया। पादप तथा जंतु कोशिका दोनों, भाई जब जंतु कोशिका है ही नहीं तो यहाँ पे जंतु का नाम आ गया, यानी इसको भी आपने कट कर दिया। इनमें से कोई नहीं, अब कोई नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पादप कोशिका में होती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद है यौगिक का उदाहरण है। यौगिक का क्या उदाहरण है? तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि यौगिक होता क्या है। तो जो यौगिक होता है, जब दो या दो से ज्यादा, क्या जब दो या दो से ज्यादा निश्चित तत्व, यानी जो तत्व होते हैं, यौगिक तत्व होते हैं, निश्चित अनुपात में मिलते हैं। क्या होता है कि भाई जब कोई चीजें होती है, दो चीजें होती है तभी तो मिलती है, वरना एक तो एक ही है ना। तो हम इस तरह से कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम समझ लेते हैं क्या वायु है? नहीं है भाई। धुआं इसमें भी नहीं है। चीनी और चीनी का विलयन, तो यहाँ पे आपका चीनी हो जाता है, यही राइट आंसर हो जाता है। अगर हम बात करें इसमें क्या हो जाता है, C12H22, यहाँ पे हम लिख देते हैं C12H22 आपका हो जाता है, और O11, ठीक है ना, C12H22O11 हो जाता है। तो इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के अणु हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद चीनी का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जो आंसर आपका चीनी हो जाता है वो राइट हो जाता है, यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, कायिक प्रवर्धन संभव है। तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है। जब हम इसको समझ जाएंगे तो आंसर तो हम अपने आप से ही निकाल लेंगे, है ना। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है कि जब बिना बीजों के पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो कायिक प्रवर्धन। अब आप कहेंगे कि मैम अभी तो हमने पिछली क्लास में देखा था, आपने ये बताया था कि बिना बीजों के पौधा नहीं उगता है, जो आपने प्रकीर्णन बताया था, बीजों का छिद्राव बिखराव बताया था, जंतु द्वारा, पक्षियों द्वारा, मनुष्य द्वारा, जल द्वारा। अब यहाँ पे कह रही है कि बीजों द्वारा ना होकर, तो ठहरिए, समझिए चीजों को कि बीजों के द्वारा तो पौधा उगता है। ठीक है, पौधा उग गया, उसके बाद क्या हुआ, आप बिना बीजों के भी पौधा उगा सकते हैं। कैसे? तो जो उसको क्या उचित, जैसे देखिए
ताप तो चाहिए, जल तो चाहिए, मृदा तो चाहिए, वायु का प्रकाश यानी प्रकाश तो चाहिए सूर्य का। ये सभी चीजें आपको मिल रही है, यानी पौधे को मिल रही है, पौधे के लिए आपको मिल रही है, ऐसे आप समझ लें। तो क्या होता है, आप किसी चीज का पौधा है, आप लीजिए उसको, ठीक है, आप गए वहां पे, आपने क्या किया, मिट्टी में उसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं तो यहाँ पे चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। ये हो गया आपका, तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। तो जैसे आपको हो जाता है कि आपका ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा आपको हो जाता है और इसमें कहीं से ये मतलब शाखाएं निकल रही हैं, तो इस शाखा को आपने क्या किया, मिट्टी में इसको रोपित कर दिया, यानी मिट्टी में इसको लगा दिया। अब थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे, 2 से 4 दिनों के बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, एक नया पौधा आपको मिलेगा। यही काइट परिवर्तन होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, ये देखिए तने द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है, तो तने द्वारा भी होता है, प्लस आपका किसके द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा भी होता है, प्लस आपका किसके द्वारा होता है, तो जड़ों के भी द्वारा होता है, ठीक है। तो अब आपने समझ लिया काइट परिवर्तन। तो यहाँ पे काइट परिवर्तन संभव है, तो यहाँ पे जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो यानी कि जब यहाँ पे तने द्वारा भी हो रहा है, पत्ती द्वारा भी हो रहा है, जड़ द्वारा भी हो रहा है, तो इन सभी के द्वारा ही तो होगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। फिर उसके बाद है बल का मात्रक है, तो क्या है, न्यूटन, सेकेंड, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं, तो बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है। इस तरह से आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहे, क्योंकि एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। वही बात कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राम बाबू। तो यानी कि एक लाइक हमारे लिए कितना अनमोल है, आप अभी नहीं समझेंगे। जब आप यहाँ पे यानी टीचर आप बनेंगे और उसके बाद जब आप समझेंगे कि हाँ एक लाइक क्या होता है, तो आप लोग लाइक जरूर क्या कीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशनल, यानी हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको हो जाता है बल का मात्रक, ये हमने देख लिया। निम्न में से संयुक्त पत्ती छाटिए, तो संयुक्त पत्ती, तो आम की पत्ती है या अमरूद की पत्ती है या नींबू की पत्ती है या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम पत्तियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद हम आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो पत्ती हो जाती है, इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो पत्ती होती है, तो कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, संयुक्त पत्ती होती है और सरल पत्ती होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका तना हो जाता है, ठीक है, ये तना है और इसमें जो ये गांठ पाई जाती है, इसी गांठ से आपको क्या है, ये पत्ती का निर्माण होता है, यानी पत्ती बनती है। यहाँ से ये चौड़ा भाग, उसके बाद ये पतला होता चला जाता है और उसके बाद इस तरह से आपकी जो पत्ती है उसका निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसमें फिर इस तरह से ये निकलती हैं, ऐसे ही तो होता है ना कुछ। अब यहाँ पे समझिए, तो ये क्या है, ये जो आपका भाग होता है, ये बीज का ये जो भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं मध्य शिरा। मध्य शिरा क्यों, क्योंकि ये बीज में है और बीज की जो चीज होती है उसको क्या कहते हैं, मध्य, है ना। तो ये आपको हो जाता है मध्य शिरा, ये क्या हो जाता है, तो मध्य शिरा हो जाता है। और इसमें जो ये चीज है, आपकी जो ये चीज निकल रही है, तो वो क्या है, वो शिरा कहलाता है। क्या है, ये जो ये वाली जो देखिए बीज का जो है ये मध्य शिरा हो जाता है, और जो इसमें जो छोटे छोटे निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका शिरा हो जाता है। क्या हो जाता है, तो ये शिरा हो जाता है। और उसके बाद शिरे के अंदर जो छोटी छोटी ऐसे निकलती है, छोटी छोटी सी, तो इनको क्या कहते हैं, वह छोटी निकल रही है, तो यानी छोटा शिरा होता है। क्या होता है, तो ये छोटा शिरा है, ठीक है। यहाँ तक आपका हो गया, ये क्या है, ये छोटा शिरा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपको होता है कि जो ये पत्तियों में छोटे छोटे धब्बे पड़े होते हैं, पत्तियों में क्या होता है, जो छोटे छोटे धब्बे पड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो हम इस पे भी डिस्कस करते हैं। आप कहोगे कि मैम बहुत लेंथी आपने बता दिया, तो हर एक चीज आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर लघु में आ जाता है तो आप इसको कर पाएंगे, चित्रवाइज भी आप कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्या होता है, जो धब्बे होते हैं, ये क्या होता है, तो धब्बा जो होता है इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये क्या होता है, इसमें जो अंदर इसके क्या होता है, वो क्लोरोफिल होता है।
और जो जिससे भोजन का निर्माण होता है। और इसका हरा रंग क्यों कैसे दिखता है? पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल की ही वजह से तो होता है ना, तो इस तरह से हो जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपको हो जाता है संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती। तो सरल पत्ती जो आपकी हो जाती है वो इस तरह से होती है ना, जो चिकनी एकदम से होती है। तो यानी आप इस तरह से बोल सकते हैं जो सरल पत्ती होती है जिसका बाहरी भाग एकदम सिंपल सा होता है, बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, कटा पिटा नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सिंपल सा ये है और इसमें कुछ भी कटा पिटा नहीं है। तो ये कौन सी पत्ती हो जाती है? तो सरल पत्ती हो जाती है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, इसमें जैसे पीपल का हो जाता है, केले का हो जाता है, आम का हो जाता है, तो ये सरल पत्ती कहलाती है। और आपकी क्या हो जाती है? संयुक्त यानी कॉम्प्लेक्स पत्ती। तो इसमें कुछ इस तरह से बना होता है, ठीक है। तो ये आपकी संयुक्त पत्ती हो जाती है और उसमें आपने ये चीज तो समझ ली कि ये मध्य शिरा होता है और इसके जो ये इस तरह से निकला होता है शिरा होता है और इसमें भी जो निकले होते हैं वो छोटे शिरे होते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाता है कि कौन सी है? तो निम्न में संयुक्त पत्ती। तो आम की जो पत्ती है वो तो सरल पत्ती है इसलिए कट गया, अमरूद की पत्ती भी सरल पत्ती इसलिए कट गया और नींबू की पत्ती भी सरल पत्ती है इसलिए कट गया और इनमें से कोई नहीं। यही आपका राइट आंसर है, यानी जो 4 ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाता है। फिर उसके बाद है पदार्थों का, ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस है, यानी 5 क्वेश्चंस वो हो गए। अब हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस कर लेते हैं, ये इसी जो पेपर का आपका हो जाता है तो पॉइंट्स पर डिस्कस करते हैं। तो पदार्थों का पृथक्करण, सबसे पहले पदार्थों का पृथक्करण कहते हैं। भाई पदार्थ क्या है? जो आपके आसपास में जो चीजें वो पदार्थ ही है। तो इसमें क्या होता है? इसका पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब क्या होता है? अलग करना। क्या होता है? तो अलग करना होता है पृथक्करण का। क्योंकि जो ये आपके जो ये कठिन कठिन वर्ड होते हैं तो इनको अगर आप समझ लेते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। तो पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। तो कह रहे हैं कि पदार्थों का पृथक्करण, जैसे भाई अनाज में अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं, जैसे मिट्टी के टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे कंकड़ हो जाते हैं, तो ये सब चीजें हो जाती है, धूल मिट्टी हो जाती है, तो इनको अलग करना, तो यही तो पृथक्करण होता है। तो इसकी कई विधियां होती हैं, जैसे छानना, चालना और निथारना, ओसाना, ये सभी चीजें हो जाती हैं। तो इसके अलग ही डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियो में, काफी लेंथी, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जो आपका छानना हो जाता है उसमें कुछ इस तरह से एक झंडा टाइप का होता है, इसमें छेद होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इसमें हम कोई चीज डालते हैं, ठीक है, तो जो चीज अपशिष्ट होती है वो नीचे गिर जाती है। किसी चीज में अपशिष्ट चीजें नीचे गिरती है, किसी चीज कोई विधि में क्या होता है अपशिष्ट चीजें ऊपर रहती हैं, आपका जो पदार्थ होता है वो नीचे गिरता है। मतलब हर तरह से अलग अलग चीजें होती हैं। तो इसमें क्या होता है? छानने में कि छलना होता है, इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है वो नीचे गिर जाते हैं। चालने में क्या होता है? जैसे चलने से आप आटा छानते हो तो उसमें क्या होता है? आटा नीचे गिर जाता है और जो चोकर होता है वो ऊपर रह जाता है, चन्नी में रह जाता है। इसी तरह से ओसाना हो जाता है। भाई किसान क्या करता है कि जब उस अनाज निकलता है तो जिधर हवा चल रही होती है तो हवा की तरफ यूं ऐसे करके और उसको अनाज को ऐसे करके गिराता है, ठीक है ना, जो किसान होते हैं। तो वो क्या होता है? अनाज जो है वहीं पे इकट्ठा हो रहा होता है। इस तरह से अनाज क्या होता है? वो इस तरह से यहाँ पे इकट्ठा हो रहा होता है। और क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ धूल होती है, जो भूसा होता है, ये सब चीजें आगे चली जाती है अगर इस तरह से जब किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ओसाना हो जाता है। निथारना क्या होता है? निथारना ये होता है, प्लेट्स को इरेज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसको भी हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो निथारना क्या होता है? निथारना ये होता है कि जैसे हमने किसी बर्तन में, यानी मान लीजिए कोई बर्तन है, उसमें हमने क्या किया? उसमें बालू है, ठीक है, और पानी है। बालू है और पानी है, सब एक ही में मिले हुए हैं, ठीक है। अब इसको हम कुछ समय के लिए, यानी कुछ टाइम के लिए हम ऐसे ही रख देंगे बिना हिले डुलाए हुए, ठीक है। मतलब इसको हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। तो इसमें क्या होगा? जो पानी है वो ऊपर रहेगा और जो बालू है वो नीचे बैठ जाएगी। अब आपको प्रक्रिया क्या करना है? प्रक्रिया ये करना है कि जो पानी है इसको बहुत ही मतलब हल्के हाथों का मतलब ये कि हिले डुले ना, जो नीचे बालू बैठी है वो हिले ना, तो हिलेगी तो फिर से मिल जाएगा, है ना। तो धीमे हाथों
हाथों से इसको इस पात्र में पलट देना है। तो जो पानी है वो इसमें आ जाएगा और जो आपकी बालू है वो नीचे बैठी रहेगी। ये हो जाता है निथारना। तो इस तरह से 4 पूछे गए, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और चुंबकीय पृथक्करण भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि चुंबक में जैसे बुरादा है, लोहे का बुरादा जो है, लोहे का बुरादा मान लीजिए लकड़ी के बुरादे में मिला हुआ है या बालू में मिला हुआ है, कहीं पे मिला हुआ है, तो यानी प्लस हो गया, बालू में मिला हुआ है या लकड़ी में आप मान लीजिए। तो जब ये बुरादा मिला हुआ है तो क्या करेंगे आप, लोहे को इसमें डालेंगे और जब लोहे को नहीं, चुंबक को आप डालेंगे। तो जब चुंबक को आप इसमें इस तरह से घुमाएंगे तो जितना भी ये लोहे का बुरादा होगा वो चुंबक के चारों तरफ चिपक जाएगा। सबसे ज्यादा यही पे क्षमता होती है चिपकाने की। आपने देखा होगा, कभी आपने यूज इसको किया होगा तो यही देखा होगा, सबसे ज्यादा इसके जो किनारे का हिस्सा होता है उसी पे वो चिपक जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको हो जाता है चुंबकीय पृथक्करण हो जाता है, इससे आप कर सकते हो। तो आपका पदार्थों का पृथक्करण हो गया। अब मूसला जड़ें क्या होती है, मूसला जड़ें यानी जड़ें 2 तरह से होती है। मूसला जड़ होती है, एक अपस्थानिक जड़ होती है, और जो मूसला जड़ होती है वो देखिए जैसे मूली हो जाता है, गाजर हो जाता है, चुकंदर हो जाता है, ये सब है। और जो अपस्थानिक जड़ जिनको हम झगड़ा जड़ भी कहते हैं, तो वो किस तरह से होती है, तो वो कुछ इस तरह, लेकिन नाम से ही पता चला है झगड़ा मतलब बहुत ज्यादा उलझी हुई, तो इस तरह से हो जाते हैं। तो ये अपस्थानिक जड़ या झगड़ा जड़, आप नाम में कंफ्यूज ना होइएगा। और मूसला जड़ जैसे चुकंदर मूली इसकी की जाती है, ये चीजें हो गए। अब कायिक प्रवर्धन, इस पे काफी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आपका आया हुआ है क्योंकि आपका जो लघुत्तरीय टाइप में है उसमें भी आपके लिए ये क्वेश्चन करने के लिए आया है 2022 में। ठीक है, तो जो कायिक प्रवर्धन हो जाता है, ठीक है ना, कायिक प्रवर्धन जो है उसको हम समझ लेते हैं। कायिक प्रवर्धन तो क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन होता ये है कि बिना बीज के पौधे को उगाना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। आप इस तरह से सरल भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, जड़ द्वारा हो गया, तने द्वारा हो गया, पत्ती द्वारा हो गया। जैसे अजूबा का है तो पत्ती द्वारा हो जाता है, ठीक है, और जड़ द्वारा भी होता है और तने द्वारा भी होता है। जैसे आपने क्या किया, आप गए मान लीजिए खेत गए घूमने के लिए, और वहां पे आपने क्या किया, एक पेड़ लगा हुआ है, उसको आपने क्या किया, उसके जो तने हैं तो उसको आप मिट्टी में रोपित आपने कर दिया, रोपित कर दिया। कुछ दिनों के बाद आप जाएंगे देखेंगे तो उसमें वो नया पौधा आपको मिलेगा, यानी वो कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा हमें मिला। हाँ, एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आ रहा होगा, हम इस पर फिर से डिस्कस करेंगे और अभी डिस्कस कर चुके हैं कि आपने नाम कहा था कि बीजों द्वारा होता है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या कह दिया कि जड़ तना पत्ती, तो भाई बीज ही पहले तो आया। भाई अगर बीज न होता तो जो पौधा हमने जिससे कायिक प्रवर्धन किया है तो कायिक प्रवर्धन कैसे होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कायिक प्रवर्धन मतलब कायिक प्रवर्धन नहीं, पौधा तो बीज से होगा, लेकिन उसके बाद आपका क्या हुआ, बीज से उगा, लेकिन उसके बाद आपका क्या हुआ, जब आपने प्रक्रियाएं की तो आपको नए बीज की नए पौधे की प्राप्ति। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, कहीं पे कोई डाउट कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से तो नहीं रही होगी क्योंकि इतनी सरल भाषा में समझाया, लेकिन हाँ फिर भी अगर कहीं पर डाउट कंफ्यूजन है तो आप लोग उसको क्लियर कर सकते हैं। और मेरा एक मोटिव है कि आपके माइंड में चीजें छपनी चाहिए, ये नहीं कि आप रट कर जाओ और पेपर दो जाके, रट के पेपर नहीं देना है, चीजों को समझ कर जाना और उसको अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाता है दोलन गति। तो दोलन गति क्या होती है, दोलन गति जो एक जैसे बच्चा झूला झूल रहा है, बच्चा झूला झूलता है तो वो अपने स्थान पे आता है फिर जाता है। भाई हम लोग झूला झूलते होंगे, आप भी झूलते होंगे, हम भी झूला सभी झूलते हैं, तो मतलब एक वहां से जाता है अपने मैन बिंदु पे फिर से आता है, फिर वो मैन बिंदु पे जब दूसरी तरफ जाता है फिर वो अपनी मैन बिंदु पर आता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये दोलन गति हो जाती है। उसके बाद है बीजांड की आंतरिक संरचना। तो आप सेम का बीज लीजिए, जैसे आपका सेम का बीज इसलिए थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसको बताने में थोड़ा आसानी रहती है, तो आप इस तरह से सेम का बीज बना सकते हैं। और उसके बाद इसके क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से जैसे पपीता आपको कुछ दिखता है इस तरह से, तो इसके आप यहाँ पे जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये प्राप्त होगा। तो आप इसका फिर क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे, यानी नामांकित चित्र पूछते हैं तो नाम आपको लिखना जरूर आएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप किसी चीज का बीज ले लीजिए, क्योंकि हर एक चीज बीजों से उगती है, तो यहाँ पे अगर
सेम के बीज की बात करें तो हम सेम ही के बीज की बात कर लेते हैं। आप क्या करें, सेम के बीज को रात भर आप पानी में डाल दें, ठीक है, उसको आप भिगा दें और उसके बाद मॉर्निंग में आप क्या करें, उसको पानी से निकाल लें, निकाल लिया और उसके बाद वो फूल जाता है। बीज क्या होता है, फूल जाता है और उसका जो निचला हिस्सा उसमें जो यहाँ पे होता है ना, तो उसमें आप देखेंगे हल्के से उसको दबा के देखेंगे। जब दबा के देखेंगे तो उसमें पानी की लसम, जिसको बोलते हैं कि पानी मतलब आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बड़े लोग की लसम होती है हल्की सी, जब जहाँ पे पानी रह जाता है उसके बारे में, तो हल्का सा पानी रह जाता है कुछ मात्रा में, तो उसको आप दबाएंगे तो इस तरह से हल्की सी एक आप क्लिप लीजिए, चिपटी टाइप की आप लीजिए और उसको अलग कीजिए तो ये अलग हो जाता है। आप उसको क्या करें, किसी जैसे जो किसान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो इस ये प्रक्रिया करते हैं, जैसे कद्दू का बीज हो जाता है, ककड़ी का बीज हो जाता है, और हम तो यहाँ पे सेम के बीज की बात करें, लेकिन बीज तो कोई यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि आप सेम ही के बीज की बात करें, तो हम बात तो सभी बीजों की कर सकते हैं। तो क्या कहते हैं, जो कद्दू का होता है वो भी काफी अच्छा सा बड़ा होता है, ऐसा नहीं इस तरीके से वो ऐसे करके कुछ बीज बना होता है नोक टाइप का, यहाँ से ऐसे बना होता है। तो चाहे किसी का ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, पत्ता आता है, पत्ता वो बड़ा सा पत्ता होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो बीजांड की आंतरिक संरचना है, तो उसको आप चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। और जैसा कि बताया कि इसमें क्या होता है, इसको अंकुरित करने के लिए तो इसको रात भर पानी में भिगोना रहता है, उसके बाद सुबह आप इसको कपड़े में बांध दे तो ये क्या होता है, 2 से 3 दिनों में देखेंगे तो ये अंकुरित हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चित्र तो आपको ही बनाना रहेगा, नामांकित चित्र आप अच्छे से बनाएं और इसकी प्रैक्टिस भी करें। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम लोग, जो आपका 2022 का पेपर है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि ये जितने पॉइंट्स हैं तो आपके 2022 में आए हुए क्वेश्चंस के ही पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया है। तो चलते हैं, देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से जो क्वेश्चंस हैं इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इनके जो पॉइंट्स हैं उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और कहीं पर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, समझने के लिए होती हैं। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन आपने रटन पद्धति अगर अपनाई तो रटन पद्धति से क्या होता है, क्वेश्चन वही होता है, थोड़ा सा इधर उधर कहते नहीं कि थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के उसको दे दिया जाता है, तो ये होता है अरे ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, आखिर ये कहाँ से आ गया है, सिलेबस से बाहर का आ गया है। और आप लोग अच्छे से जानते हो सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं, हम लोग समझ लेते हैं। हालांकि हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, इसकी बारीकियों को भी समझा, उनको सॉल्व भी किया है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको नोट कर पाएँ इसलिए हम यहाँ पर इसको दिखा देते हैं, आप लोग इसको देखें। और अगर ये फास्टली हमने दिखा दिया तो आप लोग वीडियो को रोक कर और इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि नोट डाउन करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। नोट डाउन करने से आपके पास क्या होता है कि जो नोट्स हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, और जब आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन का टाइम आता है तो आपके पास हर एक चीज़ मुहैया होती है और आप अच्छे से क्या कर पाते हैं, तैयारी को और भी अच्छे से क्या कर पाते हैं, उसका रिवीजन कर पाते हैं, जो आपने तैयारी कर रखी है उसका रिवीजन कर पाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जंतु कोशिका में तो पाया नहीं जाता है, तो जब जंतु कोशिका में पाया नहीं जाता तो ये तो कट गया। उसके बाद इसमें पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में, तो जब जंतु में पाया नहीं जाता तो ये भी आपका जो 3rd नंबर का है ये भी कट गया। इसके बाद इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाई पादप कोशिका है तो इनमें से कोई नहीं, ये भी कट गया, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो गया, ठीक है। उसके बाद है यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी, चीनी का विलयन, तो धुआं तो है नहीं, वायु भी नहीं है, चीनी का विलयन भी नहीं है, इसलिए चीनी आपका 3rd ऑप्शन राइट है। कायिक प्रवर्धन संभव है, तो कायिक प्रवर्धन किसमें संभव है, तो इसमें आपका हो जाता है जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो जैसा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कायिक प्रवर्धन होता क्या है, कायिक प्रवर्धन मतलब होता है बिना बीजों के नया पौधा उगाना, यानी उगाता है। तो इसका मतलब ये हो जाता है, जड़ द्वारा भी ऐसा हो जाता है कि आप बीज नहीं भी डालेंगे तब भी पौधा उगेगा, कायिक प्रवर्धन के द्वारा, तने द्वारा भी हो जाता है, पत्ती द्वारा भी हो जाता है। अगर हम बात करें तो अगर जड़ द्वारा कैसे होता है, तो कायिक प्रवर्धन जड़, पत्ती या तनों तीनों द्वारा संभव है। अगर बात करें कि जड़ों
तो जो डहेलिया है, सतावर, जिसको पतावर आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, गांव की लैंग्वेज में पतावर बोलते हैं, लेकिन होता ये सतावर होता है। और शकरकंद, इन जड़ों, ये क्या होता है कि जड़ों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, अगर तने के द्वारा हम बात कर लेते हैं तो जैसे अदरक हो जाता है, हल्दी हो जाता है, आलू हो जाता है, अरबी हो जाता है, प्याज, लहसुन, इनके तने द्वारा क्या होता है, कायिक प्रवर्धन, यानी हमको बिना बीजों के द्वारा क्या होता है, पौधा मिल जाता है। यानी आपने क्या क्या कायिक प्रवर्धन से इस प्रक्रिया को आपने क्या क्या, जैसे पौधा लगा हुआ है और मिट्टी है, मिट्टी में उसके जो तने हैं उसको आपने रोप दिया, ऐसे ही उसमें जड़ नहीं है और आपने बीज भी नहीं डाला, अब थोड़े दिन के बाद आप जाएंगे तो उसमें आपको नया पौधा मिलेगा। तो यही कायिक प्रवर्धन होता है। और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ नाम में ये होता है, अरे ये बड़ा टफ आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आप चीज़ों को समझ लें। पत्ती द्वारा, जैसे अजूबा की पत्तियों में पत्ती द्वारा क्या होता है, तो कायिक प्रवर्धन होता है। ये आपकी एग्जाम्पल भी हो गया और आपने जान भी लिया कि कायिक प्रवर्धन किसको कहते हैं। और यहाँ पे हमने आपको एक यौगिक का उदाहरण ये हमने बताया, तो चीनी के द्वारा। अब इसमें हम ये कह लेते हैं कि यौगिक होता क्या है। तो जब दो या दो से अधिक, क्या, जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो क्या होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जैसे आपका हो जाता है C12H22 और O11, ये हो जाता है। इसमें जो कार्बन हाइड्रोजन के अणु हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिल रहे हैं और उसके बाद चीनी का निर्माण हुआ है। तो इस तरह से आपका हो जाता है। हमने देखिए पहले क्वेश्चन थर्ड बता दिया, उसके बाद सेकंड का हमने थोड़ा सा इस पे रोशनी डाल ली, लेकिन चीज़ें तो समझने के लिए हैं, ठीक है ना। उसके बाद है बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन सेकेंड किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं, तो न्यूटन आपको हो जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए। तो आम की पत्ती, अमरूद की पत्ती, नींबू की पत्ती, ये सभी क्या हैं, ये सभी सरल पत्ती के उदाहरण हो जाते हैं। और इस पे हमने अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो अब यहाँ पे हम सिर्फ टिक ही लगाएंगे। तो निम्नलिखित में से संयुक्त पत्ती छांटिए, तो आम की पत्ती नहीं है क्योंकि ये सरल पत्ती है, अमरूद की पत्ती ये भी सरल पत्ती है, और नींबू की पत्ती ये भी सरल पत्ती है, तो इसलिए इसमें कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो फिफ्थ, यानी आपका जो 4 ऑप्शन है ये राइट है, यानी फिफ्थ क्वेश्चन का 4 ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका जो अति लघु उत्तरी है यहाँ पे स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपका हो जाता है क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में होने वाली संश्लेषण क्रिया का समीकरण लिखिए। ये भाई आपके लिए हम जितनी बार कहें उतनी बार इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इसको आना ही आना रहता है। तो इसको आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, हर एक चीज़ एकदम सटीकता से लिखी होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें। 6CO2 + 12H2O और एरो आपका हो जाता है सूर्य का प्रकाश पर्णहरित, C6H12O और प्लस है 6H2O + 6O2, ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक कण आधा चक्कर लगाता है, इस दशा में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन ये वाला दिखा देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, तो आप देख ले यहाँ पे कण द्वारा तय की गई दूरी r π/2 = 4 पाई, विस्थापन = xy और = 8 सेंटीमीटर हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पुष्प के मुख्य 4 भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के 4 भाग हो जाते हैं, बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग तथा जायांग, ये हो जाते हैं। और इसका चित्र हमने बताया है कि किस तरह से बनता है, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, चित्र भी बनाने के लिए आ जाता है, तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पत्ती के प्रमुख भागों के नाम लिखिए। तो पत्तियों के प्रमुख भाग क्या है, पर्णाधार, पर्णवृंत, पर्णफलक, ये हो जाते हैं। और इसमें आपका हो जाता है, यहाँ पे समझ लेते हैं कि जो पत्ती होती है, ठीक है ना, इस तरह से अभी हमने डिस्कस हालांकि किया है, लेकिन एक बार फिर से हम डिस्कस किए देते हैं। ये आपका क्या हो जाता है, तना हो जाता है, और इसी से जो यहाँ पे गांठ होती है, इसी से ये पत्ती का यहाँ से इस तरह से निर्माण होता है, और यहाँ पे ये पतला होता चला जाता है। उसके बाद इस तरह से ये पत्ती
बनती है, ठीक है ना, पत्ती है। और इसमें जो ये वाला भाग है, बीच का जो भाग है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मध्य शिरा। क्या कहते हैं, मध्य शिरा। और जो आपका जो पत्तियों में इस तरह से निकले होते हैं ना, इस तरह से निकले होते हैं, फिर इस तरह से निकले होते हैं, तो जो पत्तियों में ये वाला जो भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिरा। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं शिरा। और जो इसमें इस शिरे में छोटी शिराएं निकली होती हैं, तो इनको क्या कहते हैं, इनको भाई जब छोटी शिराएं हैं तो छोटा शिरा ही तो हम इसको कहेंगे ना, तो ये छोटा शिरा हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ हम बात कर लेते हैं, जो इसमें पत्तियों में धब्बे पड़े होते हैं, तो ये क्या होते हैं, तो जो धब्बा होता है इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, तो क्लोरोफिल होता है, और ये क्लोरोफिल ही क्या करता है, तो भोजन बनाने में हेल्प करता है, यही तो होता है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक माइक्रोन में कितने पिकोमीटर होते हैं, तो एक माइक्रोमीटर में 10⁶ पिकोमीटर होते हैं। बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो बेलन की लंबाई तथा वृत्त के व्यास मापन के लिए वर्नियर कैलियर्स यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, जब लघु में आता है तो इसका चित्र भी आता है, तो आप लोग उसको भी बनाना सीख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपको हो जाते हैं, यानी ये जो क्वेश्चन है, अब ये लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन हैं, इनको देखेंगे। तो पदार्थों के पृथक्करण यानी अलग करना, पृथक्करण मतलब अलग करना से आप क्या समझते हैं, पृथक्करण की किन्हीं 4 विधियों के नाम लिखिए। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आप किताबी भाषा में ही लिखो भाई। पदार्थों का पृथक्करण यानी इसको अलग करना, जो अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं उनको अलग करने की विधि क्या कहलाती है, पृथक्करण कहलाती है। इसकी 4 विधियाँ इस तरह से हैं। फटकना हो जाता है, फटकना है, ओसाना है, बीनना है, चालना है, चुंबकीय पृथक्करण है, ऊर्ध्वपातन है, तलछटीकरण है, छाड़ना, भारण, अपकेंद्रण, वाष्पन, आश्वन, आंशिक आश्वासन, क्रिस्टलीयकरण। ये आपने कहा मैडम इतने, और इसमें तो 4 पूछे गए, तो बिल्कुल आप सिर्फ 4 ही लिखिए। इसमें से जो आपको सबसे आसान लगे, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ आप अच्छे से कर पाओगे, तो वो आप करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाता है फटकना। तो फटकना क्या होता है, सूप से केवल हल्के अवयव ही दूर होते हैं। जैसे सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा आदि सूप से बाहर दूर गिर जाता है। इस पर डिस्कस सभी पे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे अब नहीं डिस्कस कर रहे हैं, वरना आप कहेंगे मैम 2 बार आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है जो आपका हो जाता है, किसान भूसायुक्त अनाज गेहूं को उसके स्थान पर खड़ा होकर गिराता है, जिससे अनाज गेहूं पास तथा हल्का भूसा आदि हवा में उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, ओसाना कहते हैं। बीनना क्या है, कुछ अनाजों जैसे गेहूँ, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक जैसे कंकड़, मिट्टी आदि में मिले होते हैं, तो उन अनाजों की आकृतियां, आकार एवं रंग से भिन्न होते हैं। इन्हें हाथ से बीन कर पृथक करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, तो बीनना कहते हैं। और आप यहाँ पे 4 पूछा गया है, तो आप और भी लिख सकते हैं। चालना यानी चलनी के द्वारा जैसे आटा छाना जाता है, तो इसमें क्या होता है, आटा नीचे गिरता है, मैदा जैसे है या रवा है, इस तरह से तवे लगा के अलग अलग जो चलनियाँ होती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो आटा होता है नीचे रहता है, गिर जाता है, और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो उसी में रह जाते हैं, है ना। और आपका हो जाता है आप चुंबकीय पृथक्करण, इसके बारे में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा ईजी है भाई। चुंबक यानी लोहे का बुरादा है और किसी चीज़ में मिला हुआ है, तो आप चुंबक के द्वारा उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं ना भाई। चुंबक में जो लोहे के कण होंगे वो चुंबक में आ जाएंगे, और बाकी जो और पदार्थ है वो रह जाएंगे, यानी आपका हो गया, है ना। तो इस तरह से आप अच्छे से लिख सकते हैं। भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाएं। तो मूसला जड़ों का रूपांतरण, मूसला जड़ें आमतौर पर खाद्य पदार्थों के संचय संग्रह हेतु फूलकर अनेक आकारों में रूपांतरित हो जाती हैं, जो निम्नलिखित है। शंकुरूपी जड़ें, ऐसी जड़ें आधार पर चौड़ी और नीचे की ओर धीरे धीरे पतली होकर शंकुरूप धारण करती हैं, जैसे आपका गाजर। और जब भी ऐसा आता है तब हम आपको चित्र के भी माध्यम से समझा देते हैं, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेन मोटिव हमारा क्या है कि चीज़ें समझ में आ जाए, माइंड में आपकी सेट हो जाए, है ना। म्यूजिफॉर्म जड़ें, इन जड़ों में तने का आधार बीज पत्राधार फूला हुआ होता है। इसके नीचे के जड़ का भाग पतला होता है।
इस कारण से कुल मिलाकर ऐसी जड़ें ऊपर से संकरी, बीज में फूली और नीचे से फिर संकरी शंकु के आकार की होती है, जैसे क्या होता है, जैसे मूली। ठीक है ना, जैसे कौन सी हो जाती है, तो जैसे मूली हो जाती है। यानी कुंभी रूप जड़ें कौन सी हैं, तो इन जड़ों के बीच पत्राधार फूलकर लट्टू जैसा गोल हो जाता है। तो ऐसे ही तो कुछ लट्टू जैसा होता है ना शलजम और चुकंदर, तो ये हो जाता है। ये कौन सी है, कुंभी रूप जड़ें हैं। केदिल जड़ें कौन सी कहलाती हैं, तो ऐसी जड़ें मोटी एवं किसी भी आकार में फूली होती हैं, जैसे मिराबिलिस हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी वस्तु का रेखीय संवेग कब संरक्षित रहता है, स्पष्ट कीजिए। तो संवेग संरक्षण का नियम, यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग नियत रहता है। संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं न्यूटन के तृतीय नियम के तुल्य है। यानी कह रहे हैं कि यदि दो अथवा दो से अधिक वस्तुओं के समुदाय पर, यानी दो वस्तुएं हैं, दो से अधिक वस्तुएं हैं और उस पर क्या हो कि समुदाय पर कोई बाहरी बल ना कार्य कर रहा है, यानी उस पर बाहरी जो बल है वो वर्क नहीं कर रहा है, तो समुदाय का संयुक्त संवेग क्या होता है, नियत रहता है। भाई जब उस पर हमने कोई कार्य नहीं किया है तो वो नियत ही तो रहेगा ना। तो इस संवेग संरक्षण, इसे क्या कहते हैं, संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो देखिए कितना इजी है, बस इसको समझना है, सिर्फ इसके जो लफ्ज़ हैं उनको आप समझ ले जाएं तो आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है तत्व तथा यौगिक में अंतर। तो तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। यानी एक प्रकार के परमाणु से मिले हैं तो तत्व कहलाते हैं, और दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संवेग करके एक नया, यानी संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कायिकी प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, पत्ती द्वारा कायिकी प्रवर्धन को उदाहरण से भाई कायिकी प्रवर्धन होता क्या, कायिकी प्रवर्धन होता है बिना बीज के पौधे को उगाना, यानी वो बिना बीज के उग गया। अब आप कहोगे कि मैम आपने उस दिन तो बताया था कि बीज के द्वारा ही पौधा उगता है, अब ये बिना बीज के पौधा कैसे उग गया, तो बिल्कुल उगता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जड़ों द्वारा उग जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं तनों द्वारा उग जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं पत्तियों द्वारा उग जाते हैं, और जो उगाए जाते हैं तो उनको क्या, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे आपने क्या किया, मिट्टी है, मतलब उचित ताप और उसके लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो तो मिलनी चाहिए, जैसे बीज में मिलनी चाहिए, ऐसे ही कि मिट्टी भी होनी चाहिए, ताप भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए, सब चीज़ें हैं। ठीक है भाई, सब चीज़ें मिल गई। अब क्या हुआ, जो पौधा है तो इसमें जो तने का भाग होता है, तो तने को आप क्या करें, उसको मिट्टी में आप लगा दें तने को, और पेड़ से आप अलग भी ना करें, अगर नीचे मतलब कोई टहनी मिल गई आप उसको लगा देते हैं। थोड़े दिन के बाद देखते हैं उसमें क्या होता है, पौधा, नया पौधा आपको मिल जाएगा उगा हुआ। यानी क्या हुआ, कायिक प्रवर्धन हुआ वो। तो यानी यहाँ पे जो कायिक प्रवर्धन होता है वो बिना बीजों के हो जाता है, तो जड़ द्वारा भी होता है, तने द्वारा भी होता है, पत्ती द्वारा भी होता है। तो इस तरह से आप समझ लें। उसके बाद यहाँ पे जो शर्त है क्या है, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन को उदाहरण से समझाएं। तो समझ लेते हैं। पत्ती द्वारा अमरूद अथवा शकरकंद व पुदीने की छोटी छोटी जड़ों पर अपस्थानिक कलियां होती हैं। ये कलियां अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि करके पूर्ण विकसित पौधा बना देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, अन्य पौधे में उसकी शाखाएं कुछ दूरी तक उगती हैं और इसके बाद इसमें भूमि की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं। आलू की शल की पत्तियों के कक्ष में कलियां होती हैं। कलियों में वायवीय पर्व विकसित हो जाता है, जिसके अन्य उदाहरण हैं अदरक, हल्दी, प्याज, केला, लहसुन तथा जलकुंभी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीजांड की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाएं। यानी बीजांड यानी बीज के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी वेरी 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 इम्पोर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो जाता है, या अथवा करके है कि बीजों की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए चित्र छिपा हुआ है, यानी संरचना का मतलब ही चित्र बनाना है भाई। आप संरचना उसकी बताएंगे तो चित्र ही बनाएंगे। और मूलांकुर तथा प्रांकुर से क्या बनता है, तो बीजों की संरचना यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो सेम का बीज कुछ बड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ इस तरह से सेम का जो बीज हो जाता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो हम इसके बारे में ही यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सेम के बीज को ध्यान से देखो, ये आकार में प्राय मनुष्य के गुर्दे की तरह होता है। बीज के ऊपर का आवरण जिसे बीजोल कहते हैं, या बीज को सूखने से यानी हानिकारक परिस्थितियों से सुरक्षित रखता है। भाई जो ऊपर का भाग होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, छिलके टाइप को होते हैं,
तो बीज चोल होता है। इसको क्या कहते हैं कि ये क्या होता है, बीज को सूखने नहीं देता है। और विभिन्न जातियों के सेम के बीजों का आवरण का रंग सफ़ेद या हल्का अथवा गहरा भूरा होता है या प्रिया चिकना होता है। बीजों के अवतल भाग में एक अंडाकार चिन्ह है जिसे नाभिका कहते हैं, और ये सेम के बीज का वो भाग है जहाँ फल भित्ति के साथ जुड़ा होता है। नाभिक के एक और एक छोटा छिद्र है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। तो यहाँ पे आप चित्र इसको देख लें। देखिए ये वाला जो भाग हो जाता है बीजांड द्वार हो जाता है, ये जाइलम हो जाता है। यहाँ पे ये वाला भाग आपका जाइलम हो जाता है। और जब इसको आप बीच से फाड़ देंगे, क्योंकि दो भागों में करेंगे तो कुछ ऐसे जैसे पपीता आप काटते हो तो इस तरह से आपको नज़र आता है ना, तो बस उसी तरह से आपका ये हो जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये मूलांकुर हो जाते हैं या प्रांकुर हो जाते हैं, ये बीजपत्र हो जाते हैं। इस तरह से बड़ी ही आसानी से 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं है। कहते हैं नहीं कि अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है। तो अभ्यास और प्रैक्टिस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं होता ना। अभ्यास का मतलब बार बार आप करें, करत करत अभ्यास जड़ मत होते सुजान, यानी कि जब आप अभ्यास बार बार करेंगे तो चीज़ें आपकी ज़्यादा समझ में आएंगी। एक बार आपने पढ़ लिया और बोले हमारी तो कुछ समझ ही में नहीं आता है, पढ़ाई जैसे लगता है हमारे लिए बनी ही नहीं है, ऐसा होता है ना। बहुत लोग ऐसे हार मान जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे चीज़ें कम समझ में आएंगी, दोबारा पढ़ेंगे और भी समझ में आएंगी, तीसरी बार आप पढ़ेंगे और भी ज़्यादा ऐसा लगेगा कुछ नया हमने सीखा है, और आप भले उसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी हो जाता है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, हालांकि इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप मैन चीज़ें लिखिए। जैसे आपने क्या किया, एक बीज को लिया, ठीक है, यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है और हम अपनी भाषा में भी बताएंगे, किताबी भाषा में भी इसको समझ लेते हैं। सेम के कुछ सूखे बीजों को तुम रात भर भिगोने के लिए पानी में रख दो। ठीक है भाई, हमने क्या किया, उसको रख दिया। अगले दिन बीज पानी सोखकर फूल जाएंगे। इन बीजों को कपड़े या सोखता कागज से सुखा लो। अब एक बीज को दबाओ, तुम्हें बीजांड द्वार से पानी दिखाई देगा। सुई या चिमटी की सहायता से बीजों के बीज चोल को अलग करो। तुम्हें बीज चोल के अलग करने पर एक संरचना दिखाई देगी जिसे भ्रूण कहते हैं। भ्रूण से ही नया पौधा बनता है। भ्रूण का अध्ययन करने पर सबसे पहले गुर्दे के आकार के 2 बीजपत्र दिखाई देंगे जो कि एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। सेम के 2 बीजपत्रों में से एक बीजपत्र हटाओ। जहाँ बीजपत्र जुड़े होते हैं वहाँ भ्रूण के अन्य भाग दिखाई देंगे। उन्हें मूलांकुर और प्रांकुर कहते हैं। मूलांकुर से जड़ मूल बनती है तथा प्रांकुर से पररोह तना बनता है। देखिए, मूलांकुर से मूल यानी जड़, माँ से मूलांकुर, माँ से मूल यानी जड़ बनी। प्रांकुर से पास से प्रांकुर, पास से पररोह बनता है यानी तना बनता है। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। भ्रूण अपना भोजन तैयार नहीं कर सकता या बीजपत्रों में संचित भोजन पर निर्भर रहता है। सेब, मटर, चना और इमली के बीजों के भ्रूण में से बीजपत्र होते हैं। ऐसे पौधों को द्विबीजपत्रीय पौधा कहते हैं। यानी अब आप यहाँ पे समझ लें, जैसे आपने एक कोई बीज लिया, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ही का बीज लें, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है इसलिए इसके बारे में बताया गया। आप इसी के बारे में आप लिखिएगा। तो कोई भी बीज होता है तो आप उसको पहले रात भर भिगोते हैं। अब उसमें जो पानी होता है उसको निकाल देते हैं, यानी आप बीजों को पानी से निकाल दीजिए, यानी जल से आपने निकाल दिया और उसको हल्का हल्का करके जैसे रुई टाइप की होती है कॉटन, तो उससे आपने कर दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, वो फूल जाते हैं ना, और फूल जाते हैं उसके बाद आप उसको कहाँ पे रख दीजिए। और उसमें एक चीज़ और होती है, जब उसमें वो अंकुरित होते हैं आप उसको गर्म किसी कपड़े में लपेट कर, कोई पत्ता होता है उसमें लपेट कर आपने रख दिया। और जब रख दिया उसके बाद आपने 2-3 दिनों के बाद देखा तो उसमें वो क्या होता है, अंकुरित हो जाता है, यानी उसमें जो अंकुरण प्रक्रिया है वो हो जाती है। तो यही चीज़ें बस आपको लिखनी है और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। टफ क्या, बहुत ज़्यादा क्या, कुछ भी नहीं है ना। बस चीज़ें क्या है, समझने वाली हैं। अब दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाएं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो दोलन गति, तो जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति से दोनों ओर गति करता है तो इस प्रकार की गति को दोलन कहते हैं। जैसे क्या है, बच्चा झूला झूल रहा है, तो बच्चा क्या करता है, जब झूला जो झूल रहा है तो पहले वो जहाँ पे उसका जो मुख्य बिंदु है वहाँ पे झूला आता है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ जाता है, फिर मुख्य बिंदु पर आता है और फिर दूसरी तरफ जाता है, यानी पहली तरफ जाता है और फिर दूसरी तरफ, लेकिन मुख्य बिंदु पे आता है। इसी तरह जो घड़ी का पेंडुलम हो जाता है, क्या होता है, घड़ी में जो पेंडुलम लगा होता है जो टन टन की आवाज़ करता है, जब टाइम हो जाता है 1 घंटे के बाद वो बजता है ना, तो क्या करता है, पहले ये बजेगा, ये जाएगा, उसके बाद ये मुख्य बिंदु पर आएगा, फिर जाएगा, यानी क्या है, ये दोलन गति हो जाती है।
यहाँ पे देखिए वही चीज़ लिखी भी है, आप देख भी सकते हैं। जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, किसी स्प्रिंग में लटके हुए पिंड की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, ये हो जाती है। इस तरह से भी पूछ सकते हैं। या आपका जो वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन आ जाता है, भाई स्प्रिंग में लटके हुए पिंड की गति कैसी गति है, तो आपको पता है तो आप कर पाओगे कि दोलन गति है। या बच्चा झूला झूल रहा है, झूलते हुए बच्चे की गति कैसी है, तो दोलन गति हो जाती है ना। या घड़ी के पेंडुलम की गति कैसी है, तो दोलन गति हो जाती है। और जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि दोलन तथा कंपन गति में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। अब आप दोलन गति को तो समझ लिए, कंपन गति को भी आप समझ लें। कंपन गति वो होती है, वो गति जिसमें पिंड का कुछ भाग हमेशा स्थिर रहता है और हिलता नहीं है, जबकि शेष पिंड एक निश्चित शैली में इधर उधर घूमता है, कंपन गति कहलाता है। तो इस तरह से आपने दोलन गति और कंपन गति इसको भी समझ लिया है। आई होप आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गया तो उसे आप क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है ये कि हाँ आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं। अगर कहीं पर नहीं समझ आ रहा है तब भी आप कमेंट करके उसको क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहें। अगर न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता है और हर एक चीज़ की जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है।